बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जैन अली। नाज़रीन कराम, आज 29 जुलाई है और दिन है मंगल का। देखिए 9 मई के केसेस का जिस किस्म का ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुआ, ये सबको पता चल गया था कि अब जिस दिन 9 मई के केसेस किसी आज़ाद जज के सामने लगेंगे, किसी ऐसे जज के सामने जो इस निज़ाम के आगे हाथ बांधकर नहीं खड़ा हुआ, उस दिन 9 मई की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मुस्तरद की थी। इमरान खान ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया था और जबरदस्त काम किया था इमरान खान ने। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करके आज 29 जुलाई मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस केस के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। यूं कह लीजिए कि 9 मई के केसेस में एक नया मोड़ सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बहरहाल एक अच्छी खबर है, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वैसे तो 9 मई की क्रेडिबिलिटी या हकीकत उसी दिन खुलकर सामने आ गई थी जिस दिन ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं सुनाई थी, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के। यानी 9 मई की क्रेडिबिलिटी का आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2 साल में आज तक किसी भी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें हो, हाई कोर्ट्स हो, आज तक किसी अदालत में 9 मई को लेकर कोई सबूत रियासत तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ पेश नहीं कर सकी। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लोगों को 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाई गई। इमरान खान के ऊपर तकरीबन 22 मुकदमात थे 9 मई के, यानी एक ही नौयत के 22 एफआईआर थी, 22 मुकदमात थे। 14 मुकदमात इमरान खान के 2 आज़ाद और तगड़े जजेस के सामने लगे, जिसमें जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस तारिक सलीम शेख, सभी दोनों लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। इन दोनों के सामने 9 मई के 14 केसेस लगे इमरान खान के और इन दोनों ने 14 केसेस में इमरान खान को जमानत दे दी। उसके फौरन बाद बाकी के जो 8 केसेस थे, बाकी के जो 8 मुकदमात थे, वो इस निज़ाम ने बड़ी सोच समझ के साथ उन 2 जजेस के सामने केसेस लगवाए जो 2 जजेस इस निजाम के आगे हाथ बांधकर खड़े हैं, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब और जस्टिस तारिक महमूद साहब। इन दोनों ने इमरान खान को 9 मई के 8 केसेस में जमानतें उनकी मुस्तरद की। इमरान खान ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। मैंने जो शुरू में बात की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले को चैलेंज करना बड़ा जबरदस्त काम था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी 9 मई के केसेस में अपना फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आजाद जज जस्टिस मंसूर अली शाह समेत आजाद जजेस 9 मई के हवाले से अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं कि रियासत के पास तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इन केसेस के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और जस्टिस मोहम्मद शफी साहब, ये दोनों 2 रुकनी बेंच जिसने इमरान खान के इस दरख्वास्त को टेकअप किया, इमरान खान की इस दरख्वास्त के ऊपर ये 2 रुकनी बेंच बना। 9 मई के 8 मुकदमात जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानतें मुस्तरद की थी, उस फैसले को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और ये 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस में या इस दरखास्त को सुनने के लिए बना। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज दिन तक 9 मई के हवाले से कोई सबूत किसी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। अदम सबूतों की बिना पर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का यह हुक्म है सेनेटर एजाज चौधरी के केस में कि अदालत जो है वो अदम सबूतों की बुनियाद पर सेनेटर एजाज चौधरी को जमानत पर रिहा करती है 9 मई के केसेस में। यानी रियासत ने एजाज चौधरी साहब के हवाले से कोई सबूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनको 9 मई के मुकदमात में जमानत मिली थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब से कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को सजाएं सुनाई, 10-10 साल की सजाएं सुनाई, उसी वक्त इंसदादे दहशतगर्दी सरगोदा की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया 9 मई के मुकदमात में, क्योंकि इंसदादे दहशतगर्दी की
عدالت کے جج کے سامنے جب شاہ محمود قریشی کے 9 مئی کے حوالے سے ملوث ہونے کے ثبوت پیش کیے گئے، جس میں ایک پولیس انسپیکٹر نے گواہی دی کہ جب زمان پارک میں مبینہ طور پر عمران خان اور ان کے قریبی لوگ جو ہیں وہ 9 مئی کی پلاننگ کر رہے تھے، تو میں بھی زمان پارک میں موجود تھا اور میں نے خود دیکھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی 9 مئی کے جو پلان ہے اس کو حتمی شکل دے رہے تھے۔ انسداد دہشت گردی سرگودا کے جج نے اس بیان کو، اس من گھڑت کہانی کو جو ہے وہ مسترد کیا اور شاہ محمود قریشی کو باعزت بری کر دیا۔ اب ایک کیس کے اندر اگر شاہ محمود قریشی بری ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب عدالت نے انکار کر دیا کہ کوئی اس قسم کی میٹنگ زمان پارک میں نہیں ہوئی تھی جس کے اندر 9 مئی کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہوئی ہو۔ تو عمران خان کے اوپر جو 8 مقدمات رہ گئے ہیں یا جو عمران خان کی ضمانتیں 8 مقدمات میں مسترد ہوئی ہیں وہ ٹیکنیکلی ہو ہی نہیں سکتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا یہ حکم ہے کہ ایک بندے کے اوپر ایک ہی نوعیت کی مختلف ایف آئی آرز نہیں ہو سکتی۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جس قسم کا قانون پاکستان میں چل رہا ہے، جس قسم کا آئین اور جس قسم کی عدالتیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آئین اور قانون کی دھجیاں کسی بھی قسم سے اڑائی جا سکتی ہیں، لیکن اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک شخص کے اوپر ایک ہی نوعیت کے مختلف مقدمات ہوں تو ان تمام تر مقدمات کو ایک مقدمہ کنسیڈر کیا جائے۔ یعنی اگر ایک شخص نے 9 مئی میں اس کا کوئی کردار تھا تو وہ 9 مئی کا ایک ہی مقدمہ اس کے اوپر درج ہو سکتا ہے، اس ایک ہی نوعیت کے 22 مقدمات درج نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کے اوپر 22 مقدمات تھے، 14 مقدمات میں عمران خان کو ضمانت مل چکی ہے، جو کہ بہت بڑا ایج ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریزنٹ کرنے کے لیے۔ بہرحال عمران خان نے اس کیس کو، اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس محمد شفیع صاحب سب جانتے ہیں یہ دونوں وہی ججز ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینئر عہدے کے اوپر ہیں۔ یعنی یحییٰ آفریدی صاحب نے کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بننا تھا اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی، اگر یہ نظام جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنوانے کے لیے سہولت کاری نہ کرتا۔ اسی وجہ سے 9 مئی کے مقدمات میں جو ابھی جلد بازی کے اندر آپ کو سزائیں سننے کو مل رہی ہیں، یہ یحییٰ آفریدی صاحب نے ہی آج سے 6 مہینے پہلے انسداد دہشت گردی کے تمام تر ججز کو حکم دیا تھا کہ وہ 9 مئی کے مقدمات 180 دن کے اندر نپٹائیں، 180 دن کے اندر فیصلے سنائیں۔ اسی وجہ سے ٹرائل کورٹس نے دن رات محنت کر کے، دن رات عدالتیں کھول کر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں سنائی، حالانکہ کسی بھی ٹرائل کورٹ کے اندر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کا حکم تھا اور یحییٰ آفریدی صاحب اس نظام کی 26ویں آئینی ترمیم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ان کیسز کو جلدی جلدی نپٹا دیا۔ اب یہ جو 2 ججز عمران خان کا کیس سننے جا رہے ہیں، یہ 2 ججز بھی وہی ہیں، یعنی یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس محمد شفیع صاحب جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے کہ ریاست کے پاس 9 مئی کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اپنے ہی ماضی کے فیصلے کو کیسے اگنور کر سکتی ہے؟ تو یہ عمران خان نے 9 مئی کی حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے، عمران خان نے 9 مئی پر ایک اور پورا نیریٹو بنوانے کے لیے بڑا زبردست کام کیا تھا کہ اس کیس کو، اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریزنٹ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب سے کچھ دیر بعد جب اس کیس کی دوبارہ سماعت کا آغاز ہوگا تو پورا ڈرامہ ہوگا۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پاس آج سے ایک اور بڑا مضبوط، ایک تگڑا نیریٹو آ جائے گا کہ حقیقت میں اس نظام کے پاس، ریاست کے پاس، اداروں کے پاس، حکومت کے پاس 9 مئی کا کوئی ثبوت عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کے گواہان ٹرائل کورٹ کے اندر ریاست پیش کرتی رہی ہے اپنے دفاع میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ مضحکہ خیز گواہان تھے۔ یعنی کچھ گواہان نے تو کمرہ عدالت میں آ کر باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف گواہی دینے سے انکار کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعجاز چودھری کے کیس میں جب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اعجاز چودھری صاحب کو لاہور میں پیش کیا گیا تو وہ پولیس انسپیکٹر جس نے اعجاز چودھری صاحب کے خلاف گواہی
गवाही दी थी, वो बाकायदा तौर पर एजाज चौधरी के पास गया, क्योंकि एजाज चौधरी साहब के हाथ में तस्बीह थी, वो तस्बीह में कुछ विर्द कर रहे थे। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने जाकर एजाज चौधरी को कहा कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अभी आपके खिलाफ गवाही देकर आ रहा हूं। फिर एक और पुलिस का गवाह जिसने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ गवाही दी थी पहले, जब वो एहराम की हालत में मक्का मुकरमा में मौजूद था, उससे जब जज साहब ने कहा कि अब शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑन एयर यानी तमाम तर वीडियो लिंक के जरिए जो इंतजाम किए गए थे उसमें गवाही दो, तो उसने शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो हालत एहराम में था। यानी इस किस्म के गवाहान रियासत के पास तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे। और वो पुलिस इंस्पेक्टर जिसने ये कहानी बनाई कि जब जमान पार्क में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 9 मई का प्लान बना रहे थे तो मैं छुपकर ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। यानी आपको इस किस्म के बयानात सुनकर, इस किस्म के गवाह सुनकर हंसी आ सकती है कि कैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो जमान पार्क में चला गया, किसी को नजर नहीं आया, साबिक वजीर आजम, साबिक वुजरा बैठे हुए थे, यानी हाई सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद वो पुलिस इंस्पेक्टर छुप कर जो है वो पूरी कार्रवाई सुन रहा था कि 9 मई वाले दिन किस तरह हमने हमले करने हैं। और फिर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने जो है वो आकर अदालत में बयान दिया कि मैंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को खुद 9 मई का प्लान बनाते हुए सुना। इसी हवाले से जब बुरहान मुअज्जम जो इमरान खान के वकील थे इन 8 मुकदमात में, उन्होंने उस पुलिस इंस्पेक्टर से यह सवाल किया कि अगर तुम जमान पार्क में छुपकर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रेकी कर रहे थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का जो प्लान बन रहा था उसकी मुखबरी कर रहे थे, क्या तुम अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में बताकर गए थे? क्या तुम ऑफिशियल ड्यूटी पर थे? क्या वो रजिस्टर जिसमें हर पुलिस इंस्पेक्टर लिख कर जाता है कि मैं किस ड्यूटी पर जा रहा हूं, तुम उस रोज अपने उस रजिस्टर में अपनी ड्यूटी का लिख कर गए थे? उसके ऊपर जो है वो उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास कोई सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि सारा कुछ झूठ है, सब ये कहानियां बनाई गई हैं। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चला गया है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप में से कई लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी तवक्को नहीं करेंगे कि वो इंसाफ करेगा। हमें भी इस बात का अंदाजा है कि पिछले 2 साल में कम अज कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो भी तहरीक इंसाफ के मामला गए हैं वो बल्ले के इंतखाबी निशान से आप शुरू हो जाइए, मखसूस नशिस्तों वाला केस देख लीजिए, और भी कई केसेस हैं, तो तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कोई इंसाफ नहीं मिला। लेकिन कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौम को यह बताने में तो कामयाब हो गई कि किस तरीके से लोअर जुडिशरी से लेकर हायर जुडिशरी सब के सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। इस टाइम आप पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पूछ लीजिए, उसको पता है कि किस तरीके से अदालतें इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दे रही हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत है। इमरान खान ने अगर कोई मूव चली है, अगर इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है, तो वो कुछ सोच समझकर चैलेंज किया है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को भी इस बात का अंदाजा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शायद रिलीफ ना मिले, लेकिन एक दफा फिर इमरान खान ये बताने में कौम को कामयाब हो जाएंगे कि किस तरीके से वो 9 मई जिसमें रियासत के पास तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को धड़ाधड़ सजाएं होती जा रही हैं, और सजाएं होने के फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नाअहलियां भी शुरू हो गई हैं। यानी कल अहमद चट्टा साहब जिनको लाहौर हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी उनको नाअहल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। इसी तरीके से मलिक अहमद खान भच्चर साहब जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, उनको नाअहल किया गया। सेनेटर एजाज चौधरी साहब की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये पूरा प्लान बनाया इसलिए गया है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के इल्जाम में उनको सजाएं हों और उनकी नाअहलियां हों, ताकि वो सीटें भी हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी जाएं माले गनीमत की तरह, जिस तरह मखसूस नशिस्तें बांटी गई हैं। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अब से कुछ देर बाद से आपको 9 मई का दोबारा तिया पांचा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिखाई देंगे। जिस तरह का तिया पांचा उन्होंने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में किया,
उसी तरीके से 9 मई के केसेस की धज्जियां वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उड़ाएंगे। हाँ, जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला 9 मई के केसेस का तिया पांचा कर रहे थे, वो उस तरीके से सोशल मीडिया पर हाईलाइट नहीं हो सका। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये प्रोसीडिंग लाइव होगी, तो कम अज कम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग देखेंगे कि किस तरीके से रियासत ने जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्लान बनाया, उस प्लान के पीछे रियासत निज़ाम के पास असल में शवाहिद क्या है, सबूत क्या है, जिनकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर पिछले 2 साल से जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। इमरान खान 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तार हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कम से कम ये अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को जल्द टेकअप कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 रुकनी बेंच भी बना दिया। वैसे तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस की जल्द समाअत हो जाना भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इन दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए। अलबत्ता अब से कुछ देर बाद इस केस की समाअत शुरू होगी। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।